हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सरवन और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का चैप्टर 2 मैथ का। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2। और ये न्यू एनसीईआरटी जो आपका बुक आया है उसके अनुसार है। ठीक है, ठीक करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद ठीक है, अगर मैं बहुपद को तोड़ूं तो बहु प्लस पद, बहु प्लस पद, बहु का मतलब कई, ठीक है, अब पद का मतलब तो पद ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब बहुपद क्या हुआ, जो कई पदों से मिलके बना हो, है ना, जो कई पदों से मिलकर के बना हो, जिसका एक से ज्यादा पद हो, जिसका एक से ज्यादा पद हो बहुपद। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि जिसका एक से ज्यादा पद हो बहुपद कहलाता है। सर थोड़ी सी और बेसिक जानकारी लेते हैं इसके बारे में। बहुपद जो होता है वो चर और अचर से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं चर की बात करूं तो चर में जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल चर में एग्जांपल दे सकता हूं आपको, जैसे कि एक्स वाई जेड, मतलब कोई भी अल्फाबेट, एक्स वाई जेड यू टी वी, कोई भी अल्फाबेट। ठीक है, ए बी सी डी का कोई भी अल्फाबेट होता है। इसके अलावा अचर में का तो कोई भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या, दुनिया में जितनी भी संख्या है सही वास्तविक संख्या है। कोई भी वास्तविक संख्या जैसे कि -2, 2.1, 2/3, है ना, √2। ठीक है, कोई वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, देखिए, तो चर और अचर समझ में आ गया होगा। मतलब मैंने बताया कि चर और अचर से मिलकर क्या बनता है, बहुपद बनता है। ठीक है, लेकिन सीधा कि जो चर अचर से मिलकर बना हो और जिसका कई पद हो, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते वो बहुपद है। उसके भी कुछ और कंडीशन होते हैं, कुछ शर्तें होते हैं। अगर वो शर्तें पूरा होता है तो बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक्स का स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस में 1, क्या ये बहुपद है? ठीक है, तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ कंडीशन पहले लेता हूँ। बहुपद, बहुपद कौन हो सकता है, बहुपद, ठीक है, जिस जो चर और अचर, चर और अचर से मिलकर बना हो, मिलकर बना हो। ठीक है, और जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो, जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो। अब देखिए कैसे बताता हूं। देखो, जैसे एग्जांपल है था, फॉर एग्जांपल एक्स का स्क्वायर प्लस 1, क्या ये बहुपद है? सबसे पहली बात, चर अचर से मिलकर बना हुआ है। दूसरा, चर के ऊपर देखो तो आप पूर्ण संख्या है। ठीक है, चर के ऊपर कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है, 2, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या ये बहुपद है? लेकिन जो अंडर एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि उदाहरण लेता हूँ, √x प्लस में 1, √x प्लस में 1। ठीक है, अब देखो कि √x है, अगर मैं इसको रूट हटाऊं तो x के ऊपर जो घात हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। तो x के ऊपर घात 1/2 प्लस में 1, है ना, प्लस में 1। ठीक है, जोड़ में 1। तो आप देखो कि क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, कि ना तो बटे में होनी चाहिए, मतलब कि देखो चर है, चर के ऊपर घात, मतलब हम चर के ऊपर देखेंगे। पहला कंडीशन क्या था, चर चर से मिलकर, चर चर से मिलकर बना ही हुआ। दूसरा, जिसका चर का घात पूर्ण संख्या हो। भाई देखो ना, चर के ऊपर घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, बटे में है ना, बटे में मतलब कि परमय संख्या है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुपद नहीं है। उसी प्रकार और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x का स्क्वायर प्लस में 1, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद है। देखो ना, चर अचर से मिलकर तो बनाएगा सिंपल सी, और चर के ऊपर क्या है, पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार जैसे कि चर के ऊपर -2 का घात हो। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ कि क्या ये बहुपद है? ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर देखो तो चर के ऊपर घात कितना, -2 का है। तो मैंने क्या बोला कि ना माइनस में होनी चाहिए, ना बटे में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये सब होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देखो आगे, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है और ये बहुपद है। ठीक है, अच्छा ये भी बहुपद है। उसी प्रकार मैं लिखूँ 2x का स्क्वायर, क्या ये बहुपद है ना, चर अचर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और चर के ऊपर घात कितना है, पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद है। उसी प्रकार दो टर्म आता है, दो शब्द आते हैं। ठीक है, टर्म बोला मतलब पद ही कोई बोलना। देखिए, एक होता है पद और एक होता है गुणांक। ठीक है, एक होता है पद और एक होता है गुणांक, ये दोनों समझना। देखो पद क्या है, जैसे मैंने लिखा 2x, देखो 2x दो के साथ x, दो के साथ x गुने में, मतलब दोनों साथ में, मतलब एक ही बार गिन सकते हैं ना, हम इसको एक ही जगह छेक रहे हैं ना, इसका मतलब एक पद है। उसी प्रकार मैं लिख दूँ 2x + 1, तो देखो दो जगह छेक रहा है ना, इसको जोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये x + x दो x से मिलकर बना हुआ है ना, इसको हम नहीं जोड़ सकते। इसलिए देखो 2x + 1 तो 1 और 2, मतलब ये दो पद है। ठीक है, उसी प्रकार मैं लिखूँ 2x का क्यूब, देखो एक ही पद है, 2x का क्यूब मतलब x के ऊपर 3 का घात है, तो एक ही पद है, इसका मतलब ये एक पद है। ठीक है, उसी प्रकार मैं लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल कि x का स्क्वायर + 2x + 1 कितने पद है, 1 2 3, 3 पद है। ठीक है, ये होता है पद। समझ में आ रहा है कि जितना बार लिखा जाए, ठीक है ना, और आपस में वो जुड़े ना, क्योंकि जैसे देखो ना, अगर मैं लिख देता 2 + 4 + 6 ये जुड़ जाता, या मैं लिख देता 2x + x तो 3x हो जाता, मतलब एक ही पद बन जाता। बात समझ में आ रहा है ऐसे। अच्छा, गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, तो गुणांक होता है चर के साथ जो गुना हो। देखो इसमें चर क्या है, जैसे यहाँ पर देखो इसमें चर क्या है, ये है x चर है ये। अच्छा, चर के साथ देखो क्या गुना है, वैसे आपने क्लास 9 में डीप पढ़ा होगा, फिर भी मैं रिविजन करा, तो चर के साथ क्या गुना है, दो गुना है। इसका मतलब दो क्या है, अगर मैं 2x का मैं गुणांक पूछूँ भाई 2x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे भैया 2x का गुणांक है, गुणांक 2 है ना, तो ये होता है गुणांक। तो पद और गुणांक समझ में आ गया होगा। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते देखिए, अब कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जैसे कि पद के आधार पे बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं पद के आधार पे, जैसे कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, एक पदी में जैसे कि मैंने भी बताया था 2x का स्क्वायर एक पद है, x का स्क्वायर + 1 क्या दो पद है। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो मैं भूल गया था, देखिए जो जो चर अचर से मिलके बना होता है लेकिन बहुपद नहीं होता, वो क्या होता है ना, और जो बहुपद होता है वो क्या होता है, ये सभी होते हैं बीजीय व्यंजक जो चर अचर से मिलके बने होते हैं। अच्छा, ये जुड़ते कैसे आपस में, या तो गुणा के द्वारा, घटा के द्वारा, जो बहुपद बना हुआ है चर अचर से मिलके, ठीक है, या तो गुणा के द्वारा, घटा के द्वारा, भाग के द्वारा, है ना, या जोड़ के द्वारा, किसी न किसी वजह। जैसे यहाँ देखो x दो के साथ कैसे गुना है, जो साथ में गुना की वजह से, है ना, कि एक्स स्क्वायर के साथ दो गुना है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक कैसे जुड़ा हुआ है, जोड़ के द्वारा, है ना, आपस में कैसे एक जगह कैसे है, जोड़ के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार जो चर अचर से मिलकर बना होता है और वो बहुपद नहीं होता, तो वो सभी क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होता है। लेकिन जो बहुपद होता है वो भी बीजीय व्यंजक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक ही होता है, मतलब कि जितने भी ये जो बने होते हैं चर अचर से मिलकर बने होते हैं, ये होते हैं सभी बीजीय व्यंजक, लेकिन उसमें से कुछ होते हैं वो बहुपद होते हैं, जिसके ऊपर चर के ऊपर घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस समझ आ रहा है, जैसे यहाँ चर के ऊपर घात क्या था, पूर्ण संख्या, इसका मतलब बहुपद है ना, जो x का स्क्वायर + 1 इसका मतलब ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ऐसे चलिए यहाँ देखिए एक पदी, उसी प्रकार मैं लिख दूँ 2x का क्यूब। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा एक पद है। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ लिख दूँ, यहाँ सॉरी ये द्विपद हो गया था, ये है एक पद। ठीक है, ये एक पद ही है। अच्छा, x का स्क्वायर + 1 ये क्या है, द्विपद, एक और दो, 2x का क्यूब + में 2 क्या है, एक और दो, दो पद, एक पद दो पद, एक गुने में, इसलिए इसको एक साथ लेंगे। ठीक है, दो नहीं गिन लेना। अच्छा, x का क्यूब + में 2x का स्क्वायर + में 2x + में, ठीक है 2x। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि क्या ये त्रिपद है, तो है ना, 1 2 3 3 पद है। उसी प्रकार x का क्यूब + में 2x + में 1, ठीक है, क्या ये त्रिपद है, तो है, देखो 1 2 3, है ना, त्रिपद है, बहुपद है। अच्छा, बहुपद का एक पद, द्विपद, त्रिपद प्रकार होता है। ठीक है, पद के आधार पर, जैसे कि एक पद हो तो एक पद ही कहते हैं, द्विपद हो तो द्विपद कहते हैं, त्रिपद हो त्रिपद ही कहते हैं। अच्छा, बहुपद क्यों, देखो ना सबके ऊपर चर के ऊपर पूर्ण संख्या है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और होता है शून्य बहुपद, उसके बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। शून्य बहुपद,
शून्य बहुपद क्या होता है? जिसका चर का घात शून्य हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ, ठीक है। जैसे -7 6, जैसे कि -7 है। अब देखो -7 के साथ x पर घात 0 जुड़ा होगा, मतलब चर के ऊपर घात देखो 0 है, जुड़ा होगा, मतलब 7x का घात 0 होगा, ठीक है। -7x का घात 0 होगा, तो x का ऊपर जो घात 0 होता है ना, वो एक के इक्वल होता है पूरा। x पर घात 0 हो तो एक के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ -7 गुने में 1, क्या हो जाएगा? -7 ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कभी भी जैसे -6 7 6 ये सब हो, ये शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि बहुपद क्या है? जो चर अचर से मिलकर बनाता है, जिसके चर के ऊपर घात जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुपद के प्रकार, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा शून्य बहुपद क्या कहते हैं? इसका चर का घात क्या हो? शून्य हो, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया -7 6, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि घात के आधार पर, बहुपद के घात के आधार पर इसके कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं बहुपद की घात के आधार पर बात करूँ, बहुपद का घात के आधार पर, अच्छा, बहुपदी घात के आधार पर कैसे देखते हैं? उच्चतम घात, उच्चतम घात देखते हैं। उच्चतम घात का मतलब समझ लें, उच्चतम घात का मतलब समझना। देख, बहुपद का घात कौन सा है? इसमें लिखूं, आपने सुना होगा 9th में, रैखिक बहुपद, बहुपद है ना। अच्छा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ रैखिक बहुपद, देखो जैसे मैं लिखूँ 2x + 1, ठीक है। जब चर के ऊपर हाईएस्ट घात, मतलब कि पूरा बहुपद में हाईएस्ट घात, उच्चतम घात, मतलब कि पूरा बहुपद में हाईएस्ट घात, उच्चतम घात चर के ऊपर 1 हो, तो वो कहलाता है हमारा रैखिक बहुपद। देखो इसके ऊपर चर के ऊपर कुछ ना हो ना दिख रहा हो, उसके ऊपर होता है 1 घात, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ हाईएस्ट घात कितना है? 1, इसका दे रहा हूँ, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 3y + 1, देखो ना, चर के ऊपर हाईएस्ट घात कितना है? 1 है, इसका मतलब रैखिक बहुपद। अच्छा, उसी से प्रकार 2x² प्लस में 3x + 1, इसके ऊपर देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चर के ऊपर देखो पूरा समीकरण, यहाँ चर के ऊपर क्या है? घात 1 है, यहाँ चर के ऊपर घात कितना है? 2 है। तो देखो पूरा समीकरण में हाईएस्ट घात कितना है? 2 है। तो चर के ऊपर x के ऊपर हाईएस्ट घात कितना है? 2 है। इसका मतलब क्या होगा? ये द्विघात बहुपद होगा। इसके चर के ऊपर हाईएस्ट घात 2 हो, क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद, ठीक है। अच्छा, त्रिघात बहुपद देखो, त्रिघात बहुपद जैसे कि मैं लिखूँ 3x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, देखो इस पूरा समीकरण, मतलब पूरा बहुपद में देखो आप कि चर के ऊपर हाईएस्ट घात कितना? 3 है। इसका मतलब क्या है? त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? इसका घात, हाईएस्ट घात कितना होना चाहिए? 1। उच्चतम घात, उच्चतम घात कितना होना चाहिए? 1। इसका उच्चतम घात 2 और इसका उच्चतम घात है ना 3। इसको भी बहुपद को घात के आधार पर कुछ प्रकार में बांटते हैं, जैसे रैखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद के आधार पर, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब आप पूछोगे कि इसका एक मानक रूप बताइए, है ना, एक मानक रूप, ठीक है, कि किस फॉर्म में हमें देखने को ये मिलता है, ठीक है, किस रूप में हमें देखने को मिलता है। तो जैसे मैं अगर रैखिक बहुपद को आपको अगर समझाऊँ मैं, तो ax प्लस में b इस रूप में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर a ≠ 0 होता है, मतलब a कभी 0 के बराबर होता है। रख के देखो, अगर मैं a की जगह 0 रखूँ तो गुने में x प्लस b क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में b। क्या ये रैखिक बहुपद बचा? नहीं बचा, ठीक है। उसी प्रकार इसका अगर मैं द्विघात बहुपद का अगर मैं समझाऊँ, द्विघात बहुपद का अगर मैं समझाऊँ इसका मानक रूप, तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये इसका क्या मानक रूप, जहाँ पर a ≠ 0, वही कंडीशन कि अगर मैं यहाँ पर रखूँगा x² प्लस bx प्लस c, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इसके साथ गुना में 0 हो जाएगा, प्लस bx प्लस c, देखो ना ये रैखिक बहुपद बन गया। हाईएस्ट घात बस 1 बचा, 2 तो हट गया, इसलिए a ≠ 0, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, b की जगह 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a कभी 0 नहीं हो सकता। उसी प्रकार ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है त्रिघात बहुपद। इसका देखो हाईएस्ट घात कितना है? 3 है।
और या ये भी होगा ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बस ये समझ थी। इसके आगे हम करते हैं आगे, ठीक है, चलिए आगे चलो। चलिए स्ट्रेट अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए जैसे कि एक है पोलिनोमियल एक्स का एक्स बराबर के का मान, और एक है शून्य। शून्य तो हम देखेंगे बाद में, पहले ही देखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर के का मान का मतलब क्या है। देखिए के क्या है, के का मतलब कोई वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है। अच्छा देखिए के बराबर एक्स बराबर के का मतलब क्या है कि एक्स की जगह कोई वास्तविक संख्याएं हम रखते जाएंगे और वो अलग अलग वैल्यू हमें देता जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए अगर एक्स की वैल्यू में 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, -1 का -1 का क्यूब, ठीक है, -3, ठीक है। और एक्स की जगह मैंने रख दिया 1, -4, क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब करूँगा 1 ही रहेगा, 3 को 1 से गुना करूँगा क्या होगा, माइनस माइनस रहेगा तो 3 का गुना करूँगा 3 ही, और -4 हो गया। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस का 7 और 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 7, तो प्लस प्लस माइनस माइनस मतलब कि 7 में से 1 जाएगा तो 6, लेकिन माइनस की संख्या बड़ा है इसलिए माइनस है, ठीक है। तो ऐसे हम अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे और अलग अलग मान आता जाएगा, तो इसमें कोई वो बात थी। हम अब समझना है बहुपद, सॉरी बहुपद का शून्य, सॉरी शून्य, शून्य का हमें इस चैप्टर में इंपोर्टेंट है, जो कि हमें आगे काम आएगा, ठीक है। तो हम शून्य ढंग से समझ लेंगे। देखिए अगर मैं शून्य की बात करूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ एक्स बराबर में -1, अब हम रखते हैं एक्स की जगह। देखिए पहले करा देता हूँ फिर समझा दो। देखिए -1 का स्क्वायर 3 -1 4, -1 का क्या कहते हैं 1 का स्क्वायर करूँगा क्या होगा 1 ही रहेगा, प्लस का, और माइनस माइनस प्लस 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, माइनस में 4, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस में 4, तो क्या आ गया 0, घटे 4 में 4 घटा 0, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जो इस x पर बहुपद में रखने पर 0 हो जाए वो शून्य कहलाता है ना। कि भाई x की वो वैल्यू जो इस x पर, इस बहुपद में रखने पर, x की जगह रखने पर जब 0 आ जाए तो वो जो x की वैल्यू होती है वो शून्य कहलाती है। जैसे कि एक्स स्क्वायर -3x-4 का बहुपद, का एक्स स्क्वायर -3x-4 बहुपद का -1 शून्य के क्या है, शून्य, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूँ 4, देखो अब मैं वहाँ देखिएगा 4 रखा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह में क्या रखा 4 का स्क्वायर, या माइनस है -3 4 -4 क्या हो जाएगा चाचा को 16, 4 किया 12 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा 16 और -16, 16 में 16 जाएगा 0, हो गया ना। इसका मतलब कि ये भी इसका क्या है, एक्स की वैल्यू 4 भी क्या है इसका, इस बहुपद का शून्य है, तो ये भी क्या हो जाएगा शून्य, कि 4 और -1 इसका क्या है शून्य, शून्य समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि x की पोलिनोमियल x की वो वैल्यू जो कि x की जगह रखने पर 0 हो जाए। इसके अलावा आपने 9th क्लास में, ये तो चलो अपने हिसाब से हमने माना और उसको रखा देखा 0 तो शून्य के, लेकिन 9th क्लास में आपने शून्य निकालने का तरीका भी देखा होगा। जैसे कि रैखिक बहुपद में, जैसे कि 2x + 3, ठीक है, पोलिनोमियल x इक्वल में 2x + 3, आपने देखा होगा कि 2x + 3 को इक्वल में 0 के बराबर रख देते हैं। तो 2x बराबर में उस तरफ गया 3 तो क्या हो जाएगा -3, और x के साथ 2 गुने में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बटे में, तो -3/2, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्या है इसका शून्य का, देखो रख कर देखो 0 आएगा, ये भी एक तरीका था निकालने का। x की जगह रख दिया -3/2 और प्लस में 3 है इक्वल में 0, देखो 2 से 2 कट गया, बचा क्या -3 और प्लस में 3 इक्वल में 0, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट गया 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0, तो आ गया ना 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू जो -3/2 ये भी क्या है इसका शून्य है, ये भी एक निकालने का तरीका है। उसी प्रकार आपने x + 5 पोलिनोमियल x + 5, इसका भी जैसे कि x + 5 इक्वल में 0, x बराबर -5, अगर -5 को हम रख देंगे 5 की जगह, इसके जगह x की जगह, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि -5 और प्लस में 5 और कट के क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये भी क्या है इसका शून्य, एक तरीका आपने देखा था, ठीक है।
देखिए ये था शून्य, शून्य का आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा ये इसका तो कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं, वैसे हमें समझ लेना था कि अलग अलग हम वैल्यू रखते जाएंगे और अलग मान आता जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसका एक चीज़ देखेंगे, ये जो शून्य का है, ये शून्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इस शून्य का ग्राफ के ऊपर इसका क्या अर्थ निकलता है ना, ग्राफ के ऊपर इसका शून्य का क्या अर्थ है, ठीक है। बहुपद को जब हम बहुपद के शून्य का ग्राफ पर क्या अर्थ है, इसको हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। आगे समझते चलिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। आपको शून्य के बारे में बता चुका हूँ। शून्य क्या था कि x का वह मान जो px को, पोलिनोमियल x को क्या कर दे, जीरो कर दे, मतलब पोलिनोमियल को जीरो कर दे, है ना। कि पोलिनोमियल पर x की वैल्यू रखने पर जीरो हो जाता था, वो x की वैल्यू हमारा क्या कहलाता था, शून्य कहलाता था। चलिए अब इसको हम देखेंगे यहाँ पे कि ग्राफ पर दर्शा करके कि ग्राफ पर क्या अर्थ निकलता है शून्य का, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ कि पोलिनोमियल x इक्वल में x+5, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है क्या कि आपने क्लास 9th में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा था, जिसमें आप जानते हैं कि ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमें x y चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू x एक्सिस पे और y की वैल्यू y एक्सिस पे दर्शाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x तो है हमारे पास, लेकिन y मानना पड़ेगा। y किसको मानेंगे, ये px है, px को y मान लेते हैं, क्या हो जाएगा y इक्वल में x प्लस में 5, दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। अच्छा तो यहाँ से क्या होगा, आप एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं और ग्राफ पर दर्शा के देखते हैं क्या अर्थ निकलता है। देखिए अगर मैं कि x की वैल्यू मान लो 0, ठीक है, तो रखते हैं, तो x की जगह रख दिया 0+5, तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ जुड़ के कोई फर्क होना पड़ता है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा इसको मैं यहाँ बॉक्स बना लेता हूँ जिससे कि दिक्कत ना हो। देखिए x की वैल्यू 0 रखा, ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गया। अगला अगर मैं x की वैल्यू -5 रखूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y बराबर में x प्लस में 5, तो x की जगह रख दिया -5 प्लस में 5, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस मतलब 0, तो y की वैल्यू आ गई भाई 0, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू रखा -5 तो y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। इसको दर्शाते हैं हम ग्राफ पर। देखिए आपने क्लास 9th में ग्राफ पर दर्शाना सीखा होगा काटते हुए तल पे। देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है x एक्सिस, ये होता है हमारा y एक्सिस, ठीक है ना, y अक्ष, ये होता है x अक्ष, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। अच्छा ये हमारा x है होता है और ये x डैश होता है, ये हमारा y होता है और ये हमारा y डैश होता है, ठीक है। अच्छा ये हमारा मूल बिंदु होता है, ठीक है, सेंटर जो 0 होता है। अगर इसके आई की तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और पीछे की तरफ आएंगे क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अच्छा ऊपर की ओर जाएंगे x एक्सिस पे क्या हो जाएगा प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। -1 नीचे की तरफ आएंगे -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब इसको दर्शाते हैं। देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5, इसको मैं लिख देता हूँ, वैसे समझ में आएगा, ठीक है। और x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 0, देखो इसको दर्शाते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5, इसको मतलब यहाँ कहाँ दर्शाएंगे, यहाँ 0 और 5, ठीक है। और x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू 0, इसको कहाँ दर्शाएंगे -5 और 0। अब इसको एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं इसको दोनों पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा टेढ़ा बन रहा है आप जब कॉपी बनाएंगे तो सीधा बनेगा, ठीक है, कॉपी पे सीधा बनाइएगा इसके वजह से। देखिए अब इस ग्राफ पे दर्शाने से यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, हम दर्शाए कि भाई इसको ग्राफ पर। देखिए जब भी x की वैल्यू y की वैल्यू 0 होगा तो उसके साथ वाला जो x की वैल्यू होगी ना हमारी शून्य होगी। इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे इसको हम अगर बीजगणितीय विधि से अगर मैं निकालूँ एल्जेब्रिक मेथड, जैसे कि मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में पहले कि x+5 को हम जब निकालते थे इसका शून्य क्या निकालते थे कि x+5 को 0 के इक्वल रख दो तो उस तरफ जाके क्या होता है -5, वही -5 है जो कि यहाँ पे रखने पर क्या होता है -5 + 5, x की जगह रखने पर माइनस प्लस माइनस 0 आ जाता था। मतलब कि x की वो वैल्यू
जो एक्स की जगह रखने पे बहुपद में क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। ठीक है, ये हमारा जो विधि था ये था बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि। ठीक, अच्छा अच्छा, यहाँ पर आप देखो कि पी एक्स, अगर आप यहाँ पे देखो क्या कि पी एक्स जीरो कब हो जाता था, एक्स की वो वैल्यू, जैसे यहाँ -5 है कि एक्स की जगह रखने पर पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। पी एक्स की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि वहाँ मैंने पी एक्स को क्या माना था, पी एक्स को मैंने वाई माना था, कि वाई की वैल्यू जब 0 हो जाए, एक्स की वो वैल्यू जो एक्स पे रखने पे, ठीक है, कि वाई की वैल्यू 0 हो जाए तो उसके साथ वाला जो वही जो वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू होती थी वो हमारा शून्य कहलाता है। मतलब कि वाई की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो उसके साथ वाला जो एक्स की वैल्यू होता है हमारा क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। अच्छा, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब जब y की वैल्यू होगी 0, इसका मतलब उसको कहाँ दर्शाया जाएगा एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पे। तो इसका मतलब कि जब भी कोई बहुपद का लाइन एक्स अक्ष को जितना बार काटेगी उतना ही हमें शून्य मिलेगा। ठीक है, चलो अब इसका कुछ निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला, और भी चीज़ जानकारी ले सकता हूँ, जैसे कि रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद कैसा रूप में दिखता है, मानक रूप का ax + b, है ना। तो चर के ऊपर इसका जो अधिकतम घात कितना होता है, उच्चतम घात 1 होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का अधिक से अधिक एक ही शून्यक होगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखोगे कि एक ही बार ये काटा है एक्स अक्ष को, इसका मतलब क्या है कि ये रैखिक बहुपद है ना, कि जो एक ही बार एक्स एक्सिस को काटे। मतलब एक शून्य का मतलब क्या है कि एक ही बार एक्स अक्ष को काटेगा, एक शून्य हमें मिलेगी। तो रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक, रैखिक बहुपद में अधिक से अधिक एक ही शून्यक होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं द्विघात बहुपद की बात करूं, द्विघात बहुपद, ठीक है, इसका अगर मैं मानक रूप लिखूँ आपको, अच्छा इसके एक चीज़ और बता दूं कि रैखिक बहुपद में कम से कम एक ही शून्यक होगा। मतलब इसमें 0 नहीं होता, कम से कम एक बार एक्स अक्ष को काटेगा ही काटेगा, अगर हम ग्राफ पे दर्शाएंगे तो। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर द्विघात बहुपद की बात करूं तो इसका ये मानक रूप क्या होता है, x² + bx + c, है ना। तो x के ऊपर इसका घात कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब अधिक से अधिक इसका 2 शून्यक हो सकता है, अधिक से अधिक 2 शून्यक होगा। ठीक है, इसका मतलब कि अधिक से अधिक ये एक्स अक्ष को 2 बार काट सकता है, और कम से कम 0 शून्यक इसका होता है, कम से कम 0 शून्यक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम, कभी ऐसा स्थिति हो सकता है, मैं समझाता हूँ इसको, क्या कि जैसे ये ग्राफ है, इधर देखिए, क्या कि ऐसा भी हो सकता है कभी कि एक्स अक्ष को एक बार भी ना काटे, ऐसा आकार बना दे। मतलब कि वाई एक्सिस से ही होके ऊपर की ओर आकार बना ले, एक्स एक्सिस को एक बार भी काटे ना, प्रतिच्छेद ना करे, है ना। कट करना तो बिल्कुल कट करना हो गया, प्रतिच्छेद ना करे। तो ये हमें किस आकार का दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है परवल है, इसको कहते हैं पैरागोला, है ना इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं परवल है, ऐसा दिख सकता है हमें। ठीक है, अच्छा इसके अलावा द्विघात बहुपद की बात करूँ अगर मैं, त्रिघात बहुपद की बात करूँ अगर मैं, तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है कि त्रिघात बहुपद का अधिक से अधिक इसका, ठीक है, इसका किस रूप में दिखता है, मानक रूप ax³ + bx² + cx + d, कि अधिक से अधिक इसका जो शून्यक होगा वो 3 होगा, और कम से कम शून्यक इसका। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसमें है ही एक ही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पहला पार्ट के कुछ पार्ट हैं जिसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि किसके कितने शून्यक है और किसके शून्यक नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काटा है लाइन, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई शून्यक नहीं है। तो इसका क्या लिखेंगे, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है ना, या फिर 0 शून्यक है। अब यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को, दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये एक्स एक्सिस को एक बार काटा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना शून्यक है, शून्यक 1 है ना। कितना शून्यक यहाँ पर 1, यहाँ पर शून्य कितना था 0, जब कुछ नहीं 0 ही होगा। अच्छा
यहाँ पर अगर देखोगे तो एक्स एक्सिस को देखो कितना बार काटा है, 1 2 3, 3 बार काटा है, तो यहाँ पर शून्य कितना हो गया, 3। ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है, इसका मतलब इसका शून्य कितना हो गया, 2। ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, 1 2 3 4, इसका शून्य कितना हो गया, 4। ठीक है। यहाँ पर देखो कितना बार काटा है, 1 2 3। देखो एक चीज़ और है, कभी क्या होता है कि लाइन गया तो पूरी पूरी प्रतिच्छेद करता है या छू रहा हो, है ना, तो जो छू रहा होता है कि वो भी तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो भी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वो भी हमारा शून्य की कहलाता है। कितना हो गया, 1 2 3, तो कितने शून्य हो गए, 3। ठीक है, शून्य हो गया 3। ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या था कि एक्स एक्सेस को, मतलब एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा बहुपद की लाइन उतनी क्या होगी, शून्य की मिलेगी। ठीक है। जहाँ पे नहीं काट रहा है उसका कोई शून्य नहीं है। ठीक है, शून्य 0 है। ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चलिए।